श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं रोशन धैया आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हम रासायनिक बल गतिकी के पार्ट 4 में जो स्टडी करेंगे वो है सबसे पहले छद्म प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए छद्म प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए लेते हैं हम छद्म प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, छद्म कोटि की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है लेकिन उसमें उसकी जो आणविकता है वो एक से ज़्यादा हो, तो वो छद्म कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा मैंने, वापस सुनिए। कोई भी प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि प्रथम कोटि का अभिप्राय क्या है, मैंने हमारे पुराने वीडियो में आप देखना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक अभिकारक भाग ले रहे हैं, फिर भी जो अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लेकिन देखिए उसके अंदर एक से अधिक अणु रिएक्शन कर रहे हैं, एक से अधिक जो है उसमें अभिकारक है, तो एक से अधिक अभिकारक है तो आणविकता तो एक से अधिक हो गई, लेकिन अब अभिक्रिया हो गई प्रथम कोटि की। तो ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक से अधिक हो, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, छद्म प्रथम कोटि। उदाहरण देकर समझिए। देखिए जैसे मैं एथिल एसीटेट लेता हूं, CH3COOC2H5 प्लस H2O इक्वल टू CH3COOH प्लस C2H5OH। जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये एथिल एसीटेट का मैंने वाटर के प्रेजेंट में डीकम्पोजिशन किया है। तो यहाँ देखिए जो मेरे पास में एथिल एसीटेट है, मान लीजिए कोई टी टाइम पर, टी टाइम यानी जैसे कोई रिएक्शन है वो टी टाइम पर होगी, लेकिन जब रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो उस टाइम कितना होगा, 0। यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही है तो टी है उस टाइम 0। तो टी 0 टाइम के ऊपर मान लेते हैं एथिल एसीटेट की जो सांद्रता है वो है 0.01 मोल, ये इसकी सांद्रता मान लेते हैं। और जो वाटर है उसको हम मान लेते हैं उसकी सांद्रता 10 मोल। और ये क्योंकि देखिए जब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बने ही नहीं हो स्टार्टिंग में, तो इसकी जो सांद्रता प्रारंभ में कितनी होगी, 0 मोल, और ये भी 0 मोल। नीट एंड क्लीन है। जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है तब तो T 0 होता है, और T 0 पर इसकी जो सांद्रता 0.01 मोल्स, इसकी सांद्रता 10 मोल, इसका कंसंट्रेशन 0 मोल और 0 मोल। अब देखिए T टाइम पर क्या होता है, इसकी सांद्रता 0 और ये हो जाएगा इसकी सांद्रता 9.99 मोल
क्योंकि देखिए ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो ये 1 मोल है, तो ये भी कितने बनेंगे, मान लीजिए 0.01 मोल और ये भी 0.01 मोल। अब इसको ध्यान से समझिए वापस कि स्टार्टिंग में तो ये 0.01 मोल था, फिर ये जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, कम हो जाएगा, और इसका भी थोड़ा सा 0.01 कम हो गया, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई और ये 0 से 0.1 मोल एसिटिक एसिड बना और 0.01 मोल क्या बना, एथिल अल्कोहल बना। तो ये देखिए इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन बंद क्यों हो गई, क्योंकि एथिल एसीटेट खत्म हो गया, 0 मोल है। तो अब देखिए यहां पर यदि हम वाटर को देखते हैं तो 9.99 किसके एप्रोमैक्स होता है, 10 के एप्रोमैक्स होता है, तो ये लगभग 10 के बराबर है। इसका मीन्स ये हुआ वाटर जो है उसका कंसंट्रेशन लगभग नियत है, इसको हम नियत ही मान लेते हैं, क्योंकि 9.9910 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इक्वल टू, मान लीजिए एस लिखना तो ऐसा चाहिए, C K-CS3COOH, तो ये एक्टिव मास ऑफ एथिल एसीटेट C2H5 एथिल एसीटेट, और ये वाटर, और यहाँ ये K डबल डैश। अब देखो होना तो ऐसे चाहिए, वाटर की जो सांद्रता है और जो आपने ये एथिल एसीटेट है, इनकी सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। लेकिन होता क्या, देखिए आप देखिए ये जो है यहाँ वाटर, ये जो आपको वाटर दिख रहा है ये नियत है, ये कांस्टेंट है, ये वाटर जो है ये पूरा ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए मैंने इस वाटर के स्थान पर मैंने मान लिया K डैश, क्या मान लिया, K डैश, इसलिए मैंने K डैश लिखा है। तो ये हो जाएगा K डैश CH3COOC2H5 K डैश डबल डैश। अब देखिए जो ये K डैश और K डबल डैश, हमेशा ध्यान रखिए जो स्थिरांकों का जो गुणनफल होता है वो एक स्थिरांक ही होता है, तो इसका मैंने गुणनफल मान लिया मैंने K। तो ये हो गया CH3COOC2H5 K यहाँ आ गया। अब देखिए आपने देखा कि इसका मीन्स तो ये हुआ कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है वो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, वाटर की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि जो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एथिल एसीटेट को वाटर के साथ में रिएक्शन करे, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो केवल एथिल एसीटेट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। वापस देख लीजिए क्या हुआ, हमारे सामने एथिल एसीटेट था, T0 टाइम पर 0.01 मोल 10 मोल वाटर था। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो ये 0 मोल, ये भी 0 मोल था। T टाइम के बाद में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होने के बाद में जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ये ख़त्म हो गया, तो 0 मोल हो गया, और ये भी थोड़ा सा कम हो गया, 9.99 मोल हो गया। और ये जो अणु बना उसका कंसंट्रेशन 0.01 मोल और 0.01 मोल बने। अब देखिए ये लगभग एप्रोमैक्स 10 के बराबर है, 9.99। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये नियत है, ये जो है इसका मीन्स ये है कि ये जो है ये नियत है, वाटर जो है वो नियत है। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या हो गया, K डैश CH3COOC2H5 यानी K डैश एक्टिव मास ऑफ एथिल एसीटेट वाटर, और ये जो वाटर है उसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, K डैश रख देता हूँ, क्योंकि वाटर नियतांक है तो मैंने H2O की जगह क्या रख दिया, K डबल डैश रख दिया। और कभी भी जब दो स्थिरांक होते हैं उनका गुणनफल होता है K डैश और K डबल डैश को मल्टीप्लाई किया तो K आ गया, तो ये एथिल एसीटेट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, साफ साफ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, तो ये हो गई
प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए ये तो आपको बात नीट एंड क्लियर हो गई कि भाई जो अभिकारक है उसमें केवल एक अभिकारक जो है केवल एथिल एसीटेट उसकी सांद्रता पर ही निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। लेकिन अणु कितने भाग ले रहे हैं वो देखिए, 2 अणु भाग ले रहे हैं। कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं। और 2 अणु भाग लेने के लिए इसकी आणविकता हो गई 2, तो देखिए अभिक्रिया तो हो गई प्रथम कोटि की, लेकिन इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2। आणविकता मैंने आपको पहले ही बताई थी। आणविकता क्या होती है? जब कोई अणु, क्रियाकारक के अणु होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आणविकता। तो आणविकता तो 2 है, और जो है इसके अंदर जो आपका कंसंट्रेशन किस पर निर्भर करता है? अभिक्रिया का वेग केवल 1 के ऊपर। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। अब आपको समझ में आ गया छद्म कोटि की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 नहीं होती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप लिख सकते हो। ऐसी प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 न हो, उसको हम क्या कहेंगे? छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, तो आपने देखा ये छद्म कोटि की अभिक्रिया होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कैसा, मैं एक और उदाहरण देता हूं, आप एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में C12H22O11, ये देखिए ये सुक्रोज का फार्मूला है। सुक्रोज, और सुक्रोज को जल की आधिक्य में, जल की अधिक मात्रा है, उस जल की आधिक्य मात्रा में मैं रिएक्शन कराता हूं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है, C6H12O6। वैसे तो ये दोनों ही ग्लूकोज के ही रूप हैं, C6H12O6, यानी एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज नाम अलग अलग है, फार्मूला एक है, ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। तो अब देखिए इसका अभिक्रिया का वेग पूछ ले कि भाई सुक्रोज से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है, यानी जो सुक्रोज था उसकी वाटर के साथ में मैंने रिएक्शन कराई तो मेरे पास में ग्लूकोज जो आपका उस फ्रक्टोज बना है उसमें अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो उसके लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग वही होगा क्या कि वाटर की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, केवल ये होगा एक्टिव मास ऑफ सुक्रोज। तो C12H22O11, बस ये होगा, ये अभिक्रिया का वेग होगा। तो आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि छद्म कोटि की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता कितनी नहीं होती? 1 नहीं होती, उसको कहते हैं छद्म कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए जो हम पढ़ेंगे, जो वेग स्थिरांक है उस वेग स्थिरांक की गैसीय समीकरण में उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी गणना कैसे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे गैसीय समीकरण के लिए वेग स्थिरांक की गणना। तो देखिए गैसीय समीकरण हेतु वेग स्थिरांक की गणना,
वेग स्थिरांक की गणना। तो ये देखिए वेग स्थिरांक के, कल हमने पढ़ा था के की गणना कैसे करते हैं वेग स्थिरांक। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनते हैं, और आपको पता है धीरे धीरे रिएक्टेंट्स कम होते हैं तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है। अब मान लीजिए हम केवल जो बात कर रहे हैं गैसीय समीकरण प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं, तो आप सपोज करो मेरे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की सामान्यतः अभिक्रिया वो होती है जो कोई भी जो गैस होती है, कोई डीकम्पोजिशन होती है गैस की, गैसीय अभिक्रिया डीकम्पोजिशन यानी अपघटनीय अभिक्रिया होती है। ऐसी गैसीय अभिक्रिया जो अपघटनीय होती है, डीकम्पोजिशन होती है, तो वो सारी जो है गैसीय समीकरण कहलाती है। ज़्यादातर जो है वही गैसीय समीकरण होती है जिसमें किसी गैस का डीकम्पोजिशन हो। जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ मेरे पास में ये है ए, ये मेरे पास में कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट है ए जो गैस स्टेज में, और ये डीकम्पोजिशन होके दो प्रोडक्ट बना रहा है, बी और एक सी, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं बी और सी। अब देखो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि जब हमारे पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो गैस के अंदर तो हम इसका कंपेयर करेंगे वो कंसंट्रेशन से ना करके प्रेशर से करते हैं, पी। मान लीजिए जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो रही है तो इसका प्रेशर मान लीजिए पी है, तो इनका जो प्रेशर 0 है, तो ये जैसे जैसे इसका प्रेशर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रिएक्टेंट्स का प्रेशर दाब होगा वो धीरे धीरे कम होगा, और वो प्रोडक्ट है उनका दबाव वो इंक्रीज होगा, इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, इन दोनों का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आपने के बारे में प्रथम कोटि के लिए क्या पढ़ा था, पहले एक बार मैं वो चीज लिख देता हूं। हमने जो है प्रथम कोटि के लिए क्या पढ़ा था, देखो ये पढ़ा था कल, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log एक्टिव मास ऑफ R 0 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R, ये पढ़ा था। अब आप सपोज कीजिए कि यहाँ कंसंट्रेशंस इसकी जगह में काम ले लेता हूँ, मान लीजिए इनिशियल यानी प्रारंभिक प्रेशर ले लेता हूँ, यहाँ काम में पी आई ले लेता हूँ। इनिशियल यानी प्रारंभिक है, और इस प्रेशर को नाम में ले लेता हूँ, ये ए मान लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है ये एक रिएक्टेंट्स ए है, तो मैं इसका प्रेशर मान लेता हूँ पी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log पी इनिशियल्स, यानी कि ये जो है एक्टिव मास ऑफ पी आई अपॉन एक्टिव मास ऑफ पी ए, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो मैं इसको प्रेशर के लिए लिख दिया के की वैल्यू, ये देखिए ये मैंने लिख दी प्रेशर के लिए, मैंने पी की वैल्यू, ये के की वैल्यू आ गई, किसके रूप में आ गई, प्रेशर के रूप में। अब देखिए मान लेते हैं T0 टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उस टाइम क्या था T0, तो इसका प्रेशर, किसका, ए प्रोडक्ट का जो प्रेशर था वो मान लेते हैं अपन PI। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो इसका प्रेशर क्या होगा, 0 एटमॉस्फेयर, और ये भी 0 एटमॉस्फेयर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, मान लेते हैं टाइम है T, तो T टाइम के बाद में देखिए जब T टाइम हो जाता है तो उसके पश्चात में क्या होता है, इसका जो प्रेशर था वो घट गया, कितना बन गया, मान लेते हैं X माइनस हो गया, कुछ प्रेशर थोड़ी सी मात्रा में कम हो गया, और वो प्रेशर यहाँ आ जाएगा, तो ये मान लेते हैं X
ATM, ये X ATM और इसका भी प्रेशर हो गया X ATM। अब जो हमारे पास में टोटल प्रेशर होगा, कंप्लीटली प्रेशर, वो क्या होगा? देखिए, जो टोटल प्रेशर होगा वो हो जाएगा इसमें ये P टोटल इन तीनों के ऐड के बराबर। तो देखिए PI माइनस X प्लस X प्लस X, सीधा सीधा है कि ये कैंसिल हो गए, एक माइनस का एक प्लस का। तो मेरे पास में जो P टोटल कितना आ गया? देखिए PT जो है वो मेरे पास में आ गया PI प्लस X। अब मुझको X चाहिए, मान लीजिए X की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास में X की वैल्यू क्या आ जाएगी? X इक्वल टू ये PT माइनस PI, ये वैल्यू आ जाएगी X की। तो मेरे पास में X की वैल्यू क्या आ गई? PT माइनस I। अब देखिए इसमें मैं X की वैल्यू पुटिंग कर सकता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PI माइनस X, नो प्रॉब्लम्स। तो देखिए द पुटिंग द वैल्यू ऑफ PX, तो X की वैल्यू किस में रखता हूं? इसको मान लेते हैं हम PA इक्वल टू, अब देखो ये PI और X की वैल्यू मेरे पास में क्या? PT माइनस PI। तो ये जो PT माइनस PI है वो मैं यहाँ रख रहा हूँ इस इक्वेशन में, यहाँ। तो ये मैं X की वैल्यू रख देता हूँ। X की वैल्यू मेरे पास में क्या है? PT माइनस PI। तो ये तो देखो, ये तो सिंबल हो गया ये वाला माइनस। अब X की वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये देखिए ये हो गया PT माइनस PI। ये मैंने इसकी वैल्यू पुटिंग कर दी, इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखिए, अब आपको स्पष्ट है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ वैल्यू पुटिंग करूँगा, तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बार क्या है? यहाँ माइनस है, तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। तो मेरे पास में आ जाएगा PA इक्वल टू PI माइनस PT प्लस PI। देखिए PI और PI क्या हो गए? तो मेरे पास में ये आ जाएंगे PA इक्वल टू PI और PI हो गए 2PI, 2PI और पीछे देखिए माइनस PT, तो ये हो गया माइनस PT, ये आ गया मेरे पास में PT माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन जो है हमारे पास में PA की वैल्यू आ गई और PA की वैल्यू मैं यहाँ पुटिंग कर सकता हूँ, PA की वैल्यू मैं यहाँ पुटिंग कर सकता हूँ। तो अब देखिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुटिंग कर देता हूँ, तो मेरे पास में K क्या आ जाएगा? देखिए K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log PI upon the putting value of the PA to PI minus PT ये फार्मूला आ गया। तो ये हमारे पास में K की वैल्यू आ गई गैसीय समीकरण के भी। एक बार वापस देखिए हमने क्या सीखा। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया ले रहे हैं उसमें जो गैसीय समीकरण है, गैसीय इक्वेशन के लिए वेग स्थिरांक की गणना करें। एक रिएक्शन थी ए जो डीकम्पोजिशन हो रही थी, कोई भी गैस, बी और सी में डीकम्पोजिशन हो गई। T0 टाइम पर इसका प्रेशर था PI
और ये इसका 0 ATM और ये भी 0 ATM, एटमॉस्फेयर है 0 ATM मीन्स। और कुछ समय पश्चात आफ्टर सम टाइम्स द वैल्यू ऑफ द PI माइनस x atmospheres, we know that K equal to 2.03 upon T logs R naught upon R. The concentrations of the R0, the concentrations of the R means the active mass of R0 and active mass of R. तो देखिए यहाँ देखिए, अब ये जो थी पुटिंग वैल्यू PT, तो PT जो है हमने निकाली, कैसे निकाली PT, जो P टोटल, तो इनका ऐड किया तो मेरे पास में इनका ऐड ये आ गया, और इससे मैंने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू यहाँ मैंने पुटिंग कर दी इस इक्वेशन में, और पुटिंग करने के बाद में मेरे पास में PA आया और इसको मैंने यहाँ पुटिंग कर दी, तो मेरे पास में इसमें K की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम कोई भी जो गैसीय समीकरण होती है उसके लिए हम वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास में गैसीय समीकरण है तो वेग स्थिरांक। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें संगत अभिक्रिया कैसे होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी देखिए हम संगत अभिक्रिया। संगत का मतलब होता है टक्कर। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे सपोज कीजिए A प्लस B और ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं P, तो जब रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं तो पहले इनके बीच में टक्कर होती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एक वेसल्स है, एक पात्र है, इसमें कोई भी जो है रिएक्टेंट्स जो है उसमें मान लेते हैं R है, या कोई भी मान लेते हैं A, मान लेते हैं A प्लस B मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगी और टक्कर से जो है वो एक प्रोडक्ट बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। तो संगत का अभिप्राय है टक्कर, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। वो कौन सी है? देखिए पहली तो वो शर्त है कि प्रभावी टक्कर होनी चाहिए, प्रभावी संगत होना चाहिए। प्रभावी अप्रभावी का मतलब क्या हुआ? देखिए जो अणुओं की जो ऊर्जा है वो देहली ऊर्जा के प्रोपोर्शनल होती है, देहली ऊर्जा के समानुपाती होती है। देहली ऊर्जा, अब देहली ऊर्जा क्या है वो भी हमको समझना पड़ेगा। देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों के बीच में होती है और उससे प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको कहते हैं, उस ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा। तो जो अणुओं की ऊर्जा होती है वो न्यूनतम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो जो होता है देहली ऊर्जा जो होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यदि देहली ऊर्जा मान लीजिए ज़्यादा है तो अणुओं की ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो अब देखिए अप्रभावी क्या होता है? अप्रभावी अब मान लीजिए सफिशिएंट टक्कर नहीं हो रही है, अभी जो क्रियाकारक है उनके बीच में टक्कर तो हो रही है लेकिन सफिशिएंट टक्कर नहीं हो रही, तो वो अप्रभावी टक्कर है। तो टक्कर इतनी होनी चाहिए जिससे क्या है वो नया एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है। यदि प्रोडक्ट बन जाता है तो इसका मतलब ये प्रभावी टक्कर थी, और यदि अप्रभावी संगठ्य है तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहला जो है वो हमारा पॉइंट होता है इसके लिए, रासायनिक संगत अभिक्रिया के लिए प्रभावी संगठन होना चाहिए। प्रभावी संगठन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं। अब देखिए दूसरा जो है इसके लिए जो हमारा वो है ये अप्रभावी, ये तो हमको देखने नहीं, क्योंकि अप्रभावी टक्कर से तो प्रोडक्ट से नहीं बनेगा। अब देखिए इसकी दूसरी कंडीशन क्या? सेकंड शर्त, जो सेकंड इसके लिए प्रभावी संगठन के अलावा जो हमारे पास में जो शर्त है वो इंपॉर्टेंट बात में वो ये होनी चाहिए कि कभी भी जो रासायनिक
अभिक्रिया होती है उसमें उचित अभिविन्यास होना चाहिए, उचित अभिविन्यास। ये क्या है, ये समझिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन लेते हैं, ये देखिए CH3OH मैथिल अल्कोहल है प्लस या मैथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, मैथिल ब्रोमाइड की हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो मेरे पास में बन गया CH3OH प्लस ये ब्रोमीन, ये ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये रिएक्शन है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है और ब्रोमीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि ये इसका अभिविन्यास ऐसे हो कि OH ब्रोमीन के साथ में अभिविन्यासित हो तो रिएक्शन होगी भी नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। अब यदि ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये अटैक करे इधर विपरीत डायरेक्शन में CH3 के साथ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिएक्शन करेगा। मीन्स कैसे, उचित अभिविन्यास को और अच्छी तरीके से देखिए। जैसे मान लीजिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो देखिए CHCl3, ये देखिए यहाँ ये ब्रोमीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और अब देखिए ये हाइड्रोक्साइड आयन है, वो विपरीत डायरेक्शन में यूं अटैक कर रहा है इधर। ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा और जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर जो रिएक्शन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, C, ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ जुड़ जाएगा, ये H, ये भी H, पूरी संयोजकता होती है, तो ये मैथिल अल्कोहल बन गया प्लस ये ब्रोमीन अलग हो गया। ये देखिए, यदि इसने सबसे पहले जो अटैक किया, क्योंकि इसका अनुचित अभिविन्यास था, अनुचित अभिविन्यास के कारण से नेगेटिव चार्ज ने नेगेटिव के साथ में अटैक किया तो इसके अंदर रिपल्सन हुआ, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाए। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो उसमें अट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्शन के कारण से यहाँ बॉन्ड बन गया, तो ये मैथिल अल्कोहल बन गया ब्रोमीन। तो सबसे पहले हमें दो कंडीशन जरूरी है कि जो प्रभावी संगत होना चाहिए और उचित अभिविन्यास होना चाहिए, ये होना बहुत ही जरूरी है। तो ये अभिक्रिया हेतु संगठित अभिक्रिया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पार्ट देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होती है और उसके कारण से जो अभिक्रिया का वेग होता है वो भी इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। देखिए कोई भी अभिक्रिया का वेग है वो सदैव ताप के समानुपाती होता है। ताप इंक्रीज होगा तो अभिक्रिया का रेट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जो अभिक्रिया होती है उसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स है, अणु परमाणु आयंस है, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ताप बढ़ता है तो कितनी इंक्रीज होती है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब 10 डिग्री
10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो अभिक्रिया का वेग होता है उसमें जो अभिक्रिया का स्थिरांक होता है वो दुगुना हो जाता है, यानी अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाएगा। अभिक्रिया के वेग में दुगुनी वृद्धि हो जाती है लगभग। यहां देखिए हर 10 डिग्री यानी 10 डिग्री सेल्सियस निर्धारित टेम्परेचर पर जो वेग स्थिरांक होता है उनका अनुपात होता है, उसको हम ताप गुणांक कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हर 10 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अभिक्रिया का वेग डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो देखिए मान लेते हैं, सपोज कीजिए टी टाइम पर वेग स्थिरांक k1 है और उसके बाद में 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो उसका वेग स्थिरांक k2 हो गया। तो देखो स्पष्ट है स्पष्ट दिख रहा है कि T टेम्परेचर पर उसका वेग स्थिरांक k1 था और उसमें 10 डिग्री जब इसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका वेग स्थिरांक k2 हो गया। अब देखिए तो हम इसको ताप गुणांक कैसे लिखेंगे, ताप गुणांक इक्वल टू k2 अपॉन k1, क्योंकि ये ग्रेटर देन है। तो ताप गुणांक किसे कहेंगे, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो वेग स्थिरांक है उनका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभिक्रिया के जो है ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है और ताप गुणांक किसे कहते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो है सक्रियण ऊर्जा। वो देखिए क्या होता है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को हम EA से शो करते हैं और सक्रियण जो ऊर्जा होती है EA वो होती है दहली ऊर्जा में से सामान्य ऊर्जा माइनस कर दो, दहली ऊर्जा में से अणुओं की सामान्य ऊर्जा। ये देखिए जैसे कैसे ऐसे मान लीजिए सक्रियण ऊर्जा का मीन्स ये हुआ कि सपोज करो कि हमारे पास में कोई वेसल्स है, ये पात्र है और इस पात्र में मान लीजिए कोई भी अणु A और B है और वो प्रोडक्ट P बनाना चाहते हैं, A प्लस B इक्वल टू P, लेकिन यहाँ इनको 10 जूल एनर्जी चाहिए टक्कर के लिए, दोनों को 10 जूल, लेकिन इनको 9 जूल ही मिल रहा है, इसको भी 9 जूल मिल रहा है और इसको भी 9 जूल मिल रहा है, दोनों को 9 जूल मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे और इनकी एनर्जी को जब हम इंक्रीज करेंगे तभी हमारी प्रभावी टक्कर होगी और प्रभावी टक्कर के कारण ही प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रभावी टक्कर के लिए हम इनको 1 जूल दोनों को एनर्जी देते हैं। तो जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ी वो एनर्जी कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। ये क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो ये देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो कोई भी अभिक्रिया के संपन्न होने में बाहर से दी जाती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, द डोनेट बाय E। देखिए स्टूडेंट्स, जो रासायनिक बल गतिकी उसके जो 4 जो हमारा ये 4 पार्ट था उसमें हमने आज क्या स्टडीज़ किया। देखिए सबसे पहले जो हमने स्टडीज़ किया था वो इसके अंदर था छद्म कोटि की प्रथम अभिक्रिया। और छद्म कोटि की प्रथम अभिक्रिया में मैंने 2 उदाहरण दिए थे। एक तो एथिल एसीटेट का वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो
एसिटिक एसिड्स और एथिल अल्कोहल बनता है। उसके अलावा जो दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था सुक्रोज था, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराने से फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनता है। उसके बाद में हमने कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो गैसीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके लिए जो था के की गणना हम कैसे करते हैं। और तीसरी जो हमने देखी थी वो अभिक्रिया के अंदर जो संगत अभिक्रिया कैसे होती है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और सक्रियण ऊर्जा क्या है। आप इनको नोटबुक में राइट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए, जितना टाइम मिले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम दीजिए। और आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब्स कीजिए और आगे से आगे इसको शेयर कीजिए। तो कल इसका हम अंतिम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 5, जिसके बाद में हमारा ये चैप्टर रासायनिक बल गति की चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।